स्कॉटलैंड की बात करें तो उनकी ऐसा लगता है कि जैसे बैटिंग ही ख़त्म नहीं होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक 11वें नंबर तक के जो बैट प्लेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं, और यही कल भी स्कॉटलैंड ने खिलाफ किया है। इससे पहले भी हमने बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स में देखा है जब स्कॉटलैंड के लोअर ऑर्डर्स ने अपने किसी ऑलराउंडर या बैट्समैन के साथ, टेल एंडर्स ने बैट्समैन के साथ मिलकर मैच जिताया हो, और आज कल फिर यही हमें चीज़ देखने को मिली है। बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने वो विनिंग लाइन क्रॉस किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ बात करें तो नामीबिया ने पहले बैटिंग की है कल, और उन्होंने बोर्ड पे लगाए 215 पे 7। जी हाँ, बहुत बुरी हालत थी, इससे भी ख़राब हालत थी जब वो शुरू में आए तो 39 रन पर 3 विकेट उस टीम के गिर गए थे। आखिर यार ऊपर की अगर बात करें, डिवान लॉकॉक की बात करें, लॉरेंस की बात करें, क्रैग विलियम्स की बात करें, ये तीनों ही 30 से 35 रन के अंदर ऑल आउट हो गए। वो सपोर्ट ऊपर से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, ज़रूर, और ये भी है कि एक फर्क अच्छा था, 36 पे 0 था। पावर प्ले में ये हाल था नामीबिया का, कोई विकेट गंवाया नहीं। 10 ओवर का जो एक सिचुएशन है, जो बॉलर्स के लिए था एक पूरा, वो भी क्रॉस कर लिया उन्होंने, पर उसके बाद तुरंत 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही अपना विकेट दे दिया लॉरेंस ने। तो वहीं से शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत 3 विकेट गिरे। मार्क वाट ने लिया, उसके बाद गेविन मैन ने विकेट लिया, तो दोनों ने विकेट शुरू में 3 विकेट लिए, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नामीबिया पे कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया। और कहना होगा कि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। 39 for 3 आफ्टर 12-13 ओवर्स, ये था नामीबिया का हाल, जो कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा नामीबिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जिम्मेदारी थी उनके जो 4 प्राइम प्लेयर्स हैं, ग्रांट रास्मस, जेजे स्मिथ, डेविड वीज और लॉफ्टी इटॉन पे। लेकिन लॉफ्टी इटॉन की बात करें तो वो आज अपनी टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। लगातार वो कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कुछ करते ही नहीं है, लेकिन लगातार वो टीम के लिए कर रहे हैं। पिछले 2-3 मैचों से भी उन्होंने योगदान दिया है, लेकिन यहाँ पर आज उनका बल्ला खामोश रहा। लेकिन उसके अलावा ग्रांट रास्मस की बात करें, एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट 50 और इम्पोर्टेंट सिचुएशन में अपनी टीम के लिए वो लेकर आए। ज़रूर, और जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, हमजा ताहिर ने भी विकेट लिए बीच पर आके, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पिन कराई उन्होंने, विकेट टू विकेट ज़्यादा रखा, स्किड भी हुई बॉल। दिक्कत हो रही थी क्योंकि अमूमन इतना स्पिन खेलती नहीं है नामीबिया अगर बात करें, पर यहाँ पर फिर भी स्पिनर्स आपके आ जाते हैं। पर इस क्वालिटी के स्पिनर जब आपके सामने हमजा ताहिर या मार्क वाट हो तो एब्सोल्यूट ऑब्वियसली है कि आपको दिक्कत होना ही है। और हमजा ताहिर ने बेहतरीन स्पेल कराया है अपना, 10 ओवर में 38 रन दिए हैं, 3 विकेट उन्होंने इसी स्पेल में अपने निकाले, ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। और ग्रांट रास्मस की वहाँ ग्रिटिंग इनिंग ज़रूर है, 70 का उनका तकरीबन 60-70 का स्ट्राइक रेट रहा है। रन बॉल भी उन्होंने रन बनाने की कोशिश की है, वहाँ प्रेशर हटाने की उन्होंने ज़रूर कोशिश की बीच पर। और फिर बाद में फ्राइलिंग की बात ज़रूर करेंगे, पर ग्रांट रास्मस ने जो एक प्रेशर था उसे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की। जो बॉलिंग सामने से बहुत अच्छी हो रही थी, गेविन मैन, साफियान शरीफ और हमजा ताहिर। बिल्कुल, जो स्कोर एक वक्त बहुत ख़राब दिख रहा था, 37 पे 3 विकेट, उसमें कहीं ना कहीं 100 क्रॉस कराकर ग्रांट रास्मस ने एक बॉलर्स के लिए एक सोचा कि नहीं चलिए अब आपके पास कुछ स्कोर हो सकता है अगर आप इस इनिंग को आगे बढ़ाएं तो, और शानदार 50 उन्होंने लगाई। और लेकिन 50 के बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे, जी सिर्फ 56 रन पर वो आउट हो गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी जो थी वो थी जेजे स्मिथ पर, और फिनिश करने की जिम्मेदारी थी डेविड वीज पर, उसके बाद यान फ्राइलिंग के ऊपर थी। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही प्लेयर था जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और रन्स भी किए और शानदार 50 अपनी टीम के लिए लगाई। एंड जेजे स्मिथ और डेविड विलियम्स की बात करना चाहूँगा, तीनों ही मैचों में अभी तक बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं बैट्स। बिल्कुल, इस राउंड में लगता नहीं इस राउंड में कि वो चलेंगे, और अब कोई मौका है नहीं चलने का, एक ही मैच बचा है, तो उम्मीद नहीं है। इस राउंड में बहुत फ्लॉप गए हैं वो, और बॉलिंग उन्होंने कराई नहीं है। जेजे स्मिथ की हम बात कर रहे हैं, फिटनेस इशू है, लेकिन बैटिंग में भी बहुत डिजास्टर गए हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि अभी आने वाले मैच में, यानी कि जो नेक्स्ट मैच है उसमें भी कुछ हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं होता है आप एक राउंड में। पर इतनी जल्दी, अभी नामीबिया हाल फिलहाल में काफ़ी क्रिकेट खेला है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर ये एक वीकनेस ज़रूर है टीम के साथ जो जुड़ रही है कि बैटिंग यूनिट बहुत बड़ी फ्लॉप नज़र आ रही है। बजाय अच्छा चलने के आपके पास क्वालिटी है, पर ज़्यादा ही क्वांटिटी हो गई है, क्वालिटी कुछ ही बैट्समैन में बाकी रह गई।
बिल्कुल, ये बहुत देखने वाली बात है कि नामीबिया जो टी20 क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस है उसे वनडे क्रिकेट में उस तरह से तब्दील करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है, वो क्लियर पता चल रहा है। बैटिंग डिपार्टमेंट स्पेशली इसका सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल रियान फ्राइलिंग ने भी शानदार यहाँ पर जड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इनिंग उन्होंने खेली है। डेविड वीज ऐसा लगता है टी20 के क्रिकेटर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। ओडीआई में जो वो एक पावर प्ले परफॉर्मेंस है उनके बल्ले से कभी 10 मैचों में एक बार निकलती है, तो ये ओडीआई परफॉर्मर बिल्कुल नहीं कहा जाएगा जो 10 मैचों में एक मैच में जाकर स्कोर करे या फिर अपनी टीम के लिए विकेट ले। तो ये ओवरऑल 215 रन 7 विकेट पर नामीबिया ने यहाँ लगाए और उसमें यान फ्राइलिंग और ग्राड रास्मस की बहुत इंपॉर्टेंट और हिटिंग इनिंग का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, हमजा ताहिर ने 3 विकेट निकाले हैं यहाँ पर और उसको गेविन मैन ने विकेट लिए, मार्क वाट ने विकेट लिए। लेकिन आपको 3 ऐसे बॉलर बता दें जिनका सेम बॉलिंग स्पेल रहा है, क्या रहा है जरूर बताएं। बिल्कुल, और तीनों बॉलर हमजा ताहिर हो, साफियान शरीफ हो और गेविन मैन हो, तीनों ने सेम रन्स दिए हैं अपने 10 ओवर के खोटे में। 10 ओवर में 38 रन दिए हैं और हमजा ताहिर और गेविन मैन ने तो विकेट भी सेम निकाले हैं, 3-3 विकेट निकाले हैं। और साफियान शरीफ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन्होंने बढ़ाया नामीबिया के बैट्समैन पर और इन तीनों ने लाजवाब बॉलिंग की। मार्क वाट ने थोड़ा रन ज़रूर कंसीड किया, खर्च किया, पर बाकी जो अदर बॉलर ने इतना प्रेशर बना दिया था, माउंट कर दिया था, वो कहीं ना कहीं उन्हें बचा ले गया, वरना शायद वो 70-75 रन दे सकते थे और ज़्यादा, जिसमें फ्राइलिंग ने एक ही ओवर में उनके काफ़ी रन बटोरे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं साफियान शरीफ ने बहुत अच्छी वापसी करी है क्योंकि पिछले मैच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था उन्हें नेपाल के बैट्समैन की तरफ से और काफ़ी रन्स के लिए वो चले गए थे अपने शॉर्ट स्पेल में ही। इस बार उन्होंने बहुत अच्छी वापसी करी है। 216 रन स्कॉटलैंड को बनाने थे। स्कॉटलैंड के लिए कोई बड़ा स्कोर ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप स्कॉटलैंड की बैटिंग वगैरह को देखते हुए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो स्कॉटलैंड की बैटिंग चल रही है, मैं पिछले 5-6 मैचों से देख रहा हूँ, एंड स्कॉटलैंड की जो बैटिंग है बड़ी डावाडोल टाइप की हो रही है। वो रन्स नहीं निकल रहे हैं, वो जो प्रॉमिसिंग प्लेयर्स थे उनके वजह से रन्स नहीं निकल रहे हैं। एक जरा 50 शतक मारता है तो बाकी टीम का परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आता, और कल भी हमें एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। जब ये टीम स्कोर करने के लिए आई, बैटिंग करने के लिए आई, तो इनकी भी शुरुआत किस तरह की रही है, शुरू में 10 ओवर से या फिर 15 ओवर से आप बात ज़रूर देखिए, शुरुआत तो कहना होगा कि बहुत बेटर रही है, पर बहुत बड़ा झटका एक शुरू में ही लग गया था जब काइल क्वाइट्जर ने शॉट खेला, वो भी ख़राब शॉट था और उस पर वो डेविड वीज़ा को विकेट दे बैठे। जी हाँ, और उसके बाद यही एक ख़राब शॉट उन्होंने खेला और उनका खामियाजा, जैसे हमने कहा भी था मैच प्रीव्यू में कि अगर आप ख़राब शॉट और बैट लगाएंगे ज़बरदस्ती शुरुआत के ओवर्स में तो आपको दिक्कत उठाना ही पड़ेगा, और काइल क्वाइट्जर के साथ भी वही हुआ। और उसके बाद यहाँ पर एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली है। आपकी बात करें हम, माफ़ कीजिएगा, मैथ्यू क्रॉस और कैलम मैकलिऑड के बीच, जिन्होंने फिर से इस राउंड की दूसरी 50 मारी है। और ज़बरदस्त पार्टनरशिप यहाँ पर 77 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए चल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये वो पार्टनरशिप था, बहुत इंपॉर्टेंट फेज था कि जहां पर स्कॉटलैंड ने एक अर्ली विकेट खोने के बावजूद भी अपनी टीम को इस रेस में बनाए रखा कि नहीं, अभी भी हम इस रेस में पूरी तरह से मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ इस पार्टनरशिप के बाद नामीबिया ने ज़बरदस्त वापसी की, ये कहना होगा। नामीबिया ने बिल्कुल वो दिखाया कि नहीं, इतनी आसानी से तो आप 216 तक पहुँचने से रहे, हम भी अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे। और ये फेस यार कैसे रहा, एक विकेट था उनके पास जो पार्टनरशिप हुई, उसके बाद एक सेशन ये आया कि 140-45 पे टीम के 7 विकेट गिरे। नहीं बिल्कुल, देखिए उसके बाद यहाँ कम से कम 50 रन के अंदर 5-6 विकेट गिर गए स्कॉटलैंड के, और इसका बहुत बड़ा एक जो क्रेडिट है वो जाएगा जो पेस बॉलर्स हैं, और बेन शिगोंगो ने तो खासकर बहुत ही उन्होंने ही ये ब्रेक थ्रू दिलाया। और उसके बाद तुरंत यहाँ पर ग्राड रास्मस ने अपने जो पेसर्स हैं उन्हें वो वापस लेके आए, फ्राइलिंग हो, ट्रम्पलमैन हो, इन्होंने ज़बरदस्त धड़ाधड़ कर तेज़ी से विकेट निकाल के दिए टीम को। अब प्रेशर माउंट होता गया स्कॉटलैंड पर, कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ से फिर जैसे ही विकेट गिरा मैकलिऑड का, वहाँ पर फिर स्लो यानी कि बॉलें रोकना बहुत चालू हो गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफेंसिव अप्रोच में चले गए, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा था। इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरह जो पुरानी बॉल से खासकर वो फ़ायदा उठाया है पेसर्स ने, खासकर फ्राइलिंग और ट्रम्पलमैन ने। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है, ऐसा थोड़ा ओवर बाद यानी कि 30-25 ओवर बाद बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है नामीबियन पेसर्स की, और डिफेंसिव अप्रोच की वजह से
एक विकेट गिरा खाली मैकलियोड का, उसके बाद ऐसा डिफेंसिव अप्रोच, ये बड़ा शॉक है। बिल्कुल बहुत ही खराब। यहाँ पर आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अगर चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रेशर खुद पे ही लेंगे और आपके विकेट एक के बाद एक गिरने चालू हो जाएंगे। और वही एग्जैक्टली स्कॉटलैंड के साथ भी हुआ है यहाँ पर। और यही स्कॉटलैंड का नेपाल के खिलाफ भी हुआ था, जब ओवर डिफेंसिव हो गए थे उनके बॉलर्स के खिलाफ। खैर उसके बाद आपको बताया वर्ल्ड कप में क्रिस ग्रीव्स ने किया था ये कमाल स्कॉटलैंड के लिए, और मार्क वाट ने ये कमाल किया था ओमान के खिलाफ, ओमान यूएई में जाकर। और अब यहाँ पर बात करें तो शाफियान शरीफ, और पिछले मैच में गैविन मैन और हमजा ताहिर ने दोनों ने मिलकर नेपाल के खिलाफ एक बेहतरीन पार्टनरशिप की थी, इनिंग को बिल्डअप किया। और कल के इस मैच में जहाँ पर ऑलमोस्ट हमें लग रहा था कि शायद जीत हमारे बहुत करीब है, उनकी कह सकते हैं आप गिरबान से या फिर जुबान से खींच कर ये जीत वो वापस लेके आए। और वो दो प्लेयर थे, क्रिस ग्रीव जो वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए, और शाफियान शरीफ। इन दोनों की इनिंग किस तरह से रही है, कैसा स्ट्राइक रेट रहा है, क्या पार्टनरशिप रही है, और क्यों आखिर नामीबिया के बॉलर्स इनको आउट नहीं कर पाए और स्कॉटलैंड इस फिनिशिंग लाइन क्रॉस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन दोनों ने बहुत कहना होगा कि स्कॉटलैंड के जो टेलेंडर्स हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ज़बरदस्त है, बेस्ट है एसोसिएट में, ये मानने में कोई हर्ज नहीं है। हर बार इन्होंने साबित किया है, हर बार। और सिर्फ ये नहीं कि 20-30 मार दिए तो उसका नहीं अच्छे हैं, इन्होंने फिनिशिंग लाइन क्रॉस करवाई है अपनी टीम को, जो दूसरी टीमों में देखा नहीं जाता। बिल्कुल नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं। एक टेलेंडर्स बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करके दे सकते हैं, पर फिनिश करके मैच दे दें, ये तो बहुत बड़ी बात है। बस ये आर्ट होती है, जी हाँ। और ये एग्जैक्टली स्कॉटलैंड के टेलेंडर्स को बहुत अच्छी तरह आता है, और ये करके दिखाया है क्रिस ग्रीव्स और शाफियान शरीफ ने। दोनों का स्ट्राइक रेट देखिए, 110 का स्ट्राइक रेट क्रिस ग्रीव्स का है, जिसमें 2 छक्के भी मारे हैं उन्होंने। शाफियान शरीफ ने तो बहुत ज़्यादा सिंगल डबल लेकर उस 90 के स्ट्राइक रेट को टच किया है। तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट उन्होंने कायम रखा है, और जो ऐसा नहीं है वो भी रोक सकते थे, वो भी मैच को लेके जा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही, और वो भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने जबकि बजाय रन्स मारने चालू कर दिए तेजी से, और वो हुआ भी तेजी से। मतलब ये नहीं है कि खाली कहीं भी मारे जा रहे हैं। क्रिस ग्रीव्स ने हाँ 1-2 शॉट ज़रूर कुछ अलग ट्राई किए, जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा टेढ़ा आड़ा होके वो मारते हैं, और गए भी हैं, चौके भी गए हैं। वो उनका बहुत अच्छा है। लकीली है कि इस बार वो चले गए, लेकिन उन्हें आता है, कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो मार पाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग किया है इन दोनों को इस इनिंग में। इन दोनों ने लीडर क्रिकेट खेला है, और जो पेस बॉलर्स हैं उनके ऊपर सिंगल डबल पास का क्लोज कॉल लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है नामीबियन बॉलर्स को। उससे फील्डिंग चेंज हुई, बॉलिंग चेंज हुई, कप्तान का माइंडसेट चेंज हुआ, और विकेट नहीं गिर रहा है तो इससे प्रेशर बना। उन्होंने कुछ और ट्राई किया, कुछ और बॉलर्स को लेके आए, पर इससे भी काम नहीं बना। बहुत ज़्यादा कहना होगा, एक पैक और जगह देखकर शाफियान शरीफ ने तो खैर बहुत ही अच्छा खेला है। उन्होंने साथ दिया क्रिस ग्रीव्स को मारने का, कि आप मारिए, आप थोड़े चौके बाउंड्रीज भी मारिए, मैं यहाँ से सिंगल डबल, और जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं भी बल्ला घुमाऊंगा और देखूंगा जाएगी या नहीं। और गई भी है, बाउंड्रीज भी गई है, बाउंड्रीज लगी है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नामीबिया पे आया बजाय स्कॉटलैंड। बिल्कुल, और 83 रन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई, और फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने में 219 तक टीम पहुंची, और मैच में 3 विकेट से जीत गए। जो 144-50 पे भी 3 ही विकेट थे, और उसके बावजूद भी 3 ही विकेट रह गए। तो बहुत ही शानदार जीत यहाँ पर मिली है स्कॉटलैंड को। बहुत कॉन्फिडेंस उनकी टीम को मिलेगा, बहुत बूस्टअप मिलेगा, और कहीं ना कहीं अब 2 विन्स स्कॉटलैंड के लिए इस ग्राउंड में हो चुकी है। दोनों नामीबिया के खिलाफ हुई है, नामीबिया की जीत 1 हुई है। 3 मैचों में 1 बहुत खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर नामीबिया का रहा है अभी तक, और नेपाल के लिए 2 मैचों में 1 जीत। बहुत इंटरेस्टिंग और मैचेस 2 होने हैं, देखना होगा उनमें किन किन टीम्स को जीत मिलती है। ओवरऑल ये एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि एक और बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। नामीबिया की देखना होगा किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी ट्विटर और फेसबुक के जरिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना।